केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने केमिस्ट्री के अंदर टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सांद्रता इकाइयों के प्रकार पढ़े थे। अब सांद्रता इकाइयों में अपन ने पहली सांद्रता इकाई पढ़ ली थी। अपना टॉपिक चल रहा था सांद्रता इकाई। सांद्रता इकाई जिसमें पहली सांद्रता इकाई अपन ने पढ़ ली थी भार आयतन मात्रक, और इसके बाद अपनी सेकंड नंबर की जो सांद्रता इकाई है वो चलेगी भार भार मात्रक। तो हेडिंग लगानी है, सेकंड सांद्रता इकाई है भार भार मात्रक। भार भार मात्रक देखो, भार भार मात्रक सांद्रता इकाई किसे कहेंगे? अपन ने भार आयतन में पढ़ा था, तो भार आयतन के अंदर क्या होता था, विलय को तो लिया जाता था भार में, वेट में, ग्राम में, और विलयन को लिया जाता था आयतन में, इसलिए उसे कहा था भार आयतन। अब यहाँ विलय को भी भार में लेना है और विलयन को भी किस में लेना है, भार में। मतलब आपको क्या करना है कि ये भी विलय भी ग्राम में रहेगा और विलयन भी किस में रहेगा, ग्राम में। तो इस प्रकार की सांद्रता इकाई की परिभाषा अपन क्या दे सकते हैं? इसके अंदर अपन बताएंगे कि वह सांद्रता इकाई जिसमें विलय तथा विलायक दोनों को भार में व्यक्त किया जाए, मतलब दोनों को ग्राम में व्यक्त किया जाए, उस सांद्रता इकाई को भार भार मात्रक इकाई कहते हैं। तो इसकी परिभाषा नोट करेंगे, वह सांद्रता इकाई जिसमें विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक दोनों को भार में व्यक्त किया जाता है, उसे भार भार मात्रक, भार भार मात्रक कहते हैं। यहाँ विलय और विलायक दोनों को ही भार, वेट मीन्स ग्राम में, किलोग्राम में, इनमें व्यक्त किया जाता है। अब अपन ने कल देखा था कि भार आयतन मात्रक के अंदर भार आयतन मात्रक ताप पर निर्भर करता था। क्यों करता था ताप पर निर्भर? क्योंकि अपन ने बताया था ताप के बढ़ाने पर आयतन में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है, अर्थात आयतन में क्या हो सकता है, परिवर्तन। लेकिन अपने पास यहाँ आयतन तो है ही नहीं, तो बताओ ताप का इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो अपन इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि यह इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि रीजन क्या लिख देंगे अपन? क्योंकि ताप का भार पर कोई प्रभाव, भार पर प्रभाव नहीं पड़ता है, भार पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके बाद में भार भार मात्रक वाली इकाई कौन सी है? तो अपन नीचे लिख देंगे कि भार भार मात्रक, भार भार मात्रक सांद्रता इकाइयां, सांद्रता इकाइयां निम्नलिखित, सांद्रता इकाइयां निम्नलिखित है। कौन कौन सी सांद्रता इकाई हो सकती है?
इसमें फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। सेकंड है मोल अंश या मोल घन, मोल अंश या मोल घन। थर्ड है मोललता, कल अपन ने पढ़ी थी मोललता, अब यहाँ है मोललता। और फोर्थ नंबर अपना है ppm, इसका मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ppm और ppb पार्ट्स पर बिलियन, ये भी बार बार मात्रक इकाई, तो इसको नोट करो। तो बार बार मात्रक इकाई वापस समझो। यहाँ दो बार भार आया है, इसका मतलब विलेय और विलायक दोनों ही किसमें व्यक्त किए जाएंगे, भार में व्यक्त किए जाएंगे। भार मीन्स होता है वेट, और वेट हमेशा ग्राम या किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों को ही ग्राम में या दोनों को ही किलोग्राम में व्यक्त किया जाएगा, इसलिए ये इकाई कौन सी इकाई कहलाती है, भार भार मात्रक इकाई। अब ये मैंने चारों एग्जाम्पल जो लिखे हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोललता और ppm पार्ट्स पर मिलियन, और इसी के अलावा ppb पार्ट्स पर बिलियन, ये चारों के चारों इकाई के अंदर अपन विलेय और विलायक को किसमें व्यक्त करेंगे, भार में। भार का मतलब या तो ग्राम में या किसमें व्यक्त करेंगे, किलोग्राम में। तो अपना फर्स्ट नंबर डालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। बार बार मात्रक की पहली का यह पढ़ रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत। देखो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहेंगे, तो यहां पर इसकी परिभाषा अपन इस प्रकार से दे सकते हैं कि 100 भार भाग विलियन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को उसका क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। देखो अपन ने दोनों जगह ही भार शब्द का यूज लिया है, विलियन में भी भार का यूज लिया है और विलेय में भी भार का यूज लिया है, इसलिए इकाई कौन सी इकाई है, भार भार मात्रक इकाई। तो मैं यहां लिख सकता हूं विलियन के 100 भार शब्द यूज आ रहा है, ध्यान रखना। जबकि आयतन वाले में 100 आयतन भाग लिखते थे, अब यहाँ आयतन के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, भाग। तो विलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को, भार भागों की संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। अपन ने भार आयतन मात्रक के अंदर पढ़ा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वहां पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को अपन ने रिप्रेजेंट किया था W/V से, क्योंकि एक तो था आयतन में और एक था किसमें, भार में। लेकिन यहाँ पर दोनों ही किसमें है, भार में, तो द्रव्यमान प्रतिशत को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल w/कैपिटल W, और आगे प्रतिशत है तो किसका चिन्ह लगा दिया, प्रतिशत।
तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। तो इसे लिख सकता हूं मैं कि द्रव्यमान प्रतिशत को W अपॉन W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को तो W अपॉन V से किया था, और द्रव्यमान प्रतिशत को W अपॉन W से क्यों किया है, क्योंकि यहाँ विलय भी भार में है और विलायक भी किसमें है, भार में, तो दोनों ही वेट में है, इसलिए W अपॉन किससे रिप्रेजेंट किया है, W से। उतारो इसको। अब इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इसके आधार पर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ऊपर आ जाएगी विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में लिखेंगे भार के लिए, ग्राम में मात्रा अपॉन, और विलियन की भी मात्रा किसमें रहेगी, ग्राम में, अपॉन विलियन की ग्राम में मात्रा, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन की ग्राम में मात्रा इक्वल 100। अब इसी फॉर्मूले को अपन दूसरी प्रकार से किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W अपॉन W प्रतिशत इज इक्वल टू, देखो भार में मात्रा को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और विलय के लिए अपन ने इंग्लिश का कौन सा वर्ड यूज लिया था, B, तो WB, विलियन किससे मिलकर बना होता है, विलय से और विलायक से, तो मैं नीचे लिख सकता हूँ WA प्लस के WB और इनटू 100। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना द्रव्यमान। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं, यहाँ WA किसको रिप्रेजेंट करेगा, WA रिप्रेजेंट करेगा विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा, WB रिप्रेजेंट करेगा विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा। नोट कर सकते हैं। अब इससे संबंधित अपन एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन है 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से
500 ml मिलीलीटर का विलयन बनाया गया है यदि विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है तो ऑक्सैलिक अम्ल का विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट कर लिया तो पहले क्वेश्चन को समझोगे अपन को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 ml का विलयन बनाया गया। अर्थात अपन को ये तो भार में दे रखा है ग्राम में मात्रा, लेकिन क्या विलयन का भार दिया हुआ है क्या? अपन को विलयन का आयतन दिया हुआ है, जबकि अपन को द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जानते हैं अपन। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लिखा था विलय की ग्राम में मात्रा या भार अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा, या बोल दो विलयन का भार। ये फॉर्मूला। तो अपन को विलयन की मात्रा भी किसमें निकालनी पड़ेगी? ग्राम में। अपने पास विलय की ग्राम में मात्रा तो है, अब पहचाने कैसे विलय कौन है विलयन कौन है? देखो मैंने बताया था विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक विलय से और एक विलायक से। और शुरू में बताया था विलय वह होता है जिसकी मात्रा कम होती है और विलायक वह होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो अपन को पता है 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल है तो इसकी मात्रा कम है, तो यहाँ पर अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं विलय की मात्रा। और विलय कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल। तो ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा तो अपन को पता लग गई। ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा या भार अपन को दिया हुआ है 11 ग्राम। लेकिन ये वाली चीज तो अपन को पता है, लेकिन इस वाली वैल्यू को अपन को निकालना पड़ेगा। तो अपन विलयन की ग्राम में मात्रा कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं यदि हमें घनत्व दिया हुआ हो और आयतन दिया हुआ हो तो हम उससे उसके द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि घनत्व D इज इक्वल टू, हम जानते हैं घनत्व D इज इक्वल टू द्रव्यमान m अपॉन v आयतन। तो अब m की वैल्यू निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा d इंटू v। और घनत्व अपन को दिया हुआ है 1.1 और आयतन अपन को दिया हुआ है 500 ml। तो 1.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500, तो अपने पास इसका द्रव्यमान आ जाएगा 550 ग्राम। तो अब अपने पास विलयन की ग्राम में मात्रा आ गई।
विलय की मात्रा अपन को दी हुई है, तो फॉर्मूले में मान रखकर अपन ऑक्जेलिक अम्ल का क्या ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलय की ग्राम में मात्रा अपने पास कितनी है, 11 ग्राम। विलयन की ग्राम में मात्रा अपन ने निकाली, विलयन की ग्राम में मात्रा कितनी आ गई, 550 और इनटू 1900। एक जीरो से 11 को डिवाइड किया 55 से, तो 5 पर डिवाइड हुआ और 5 का भाग लगाया 10 में, तो कितनी बच जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी आ जाएगी, तो W/W प्रतिशतता अपने पास आ गई कितनी, 2%। नोट एक बार नोट करो, दोबारा समझा देंगे। नोट हो गया हो तो इसे समझेंगे। वापिस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 ml का विलयन बनाया गया है। यदि विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है, तो ऑक्सैलिक अम्ल का विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो अपन को विलय की मात्रा क्वेश्चन में दी हुई है, विलय कौन है, या ऑक्सैलिक अम्ल। तो मैं ऐसे लिख दूं ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा, या मैं ऐसे लिख दूं विलय की मात्रा, मतलब एक ही है, और दोनों की मात्रा अपन को दी हुई है 11 ग्राम। अब इसके बाद अपन को फॉर्मूले में विलय की ग्राम में मात्रा दी हुई है, लेकिन अपन को फॉर्मूले में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए विलयन की ग्राम में मात्रा या विलयन का द्रव्यमान चाहिए। लेकिन अपन को विलयन का द्रव्यमान नहीं देकर विलयन का आयतन दिया हुआ है। तो विलयन का अपन को द्रव्यमान निकालने के लिए अपन जानते हैं घनत्व D = m/b, मीन्स द्रव्यमान अपॉन आयतन। आयतन अपन को दिया हुआ है, घनत्व आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से किसकी गणना कर सकते हो, द्रव्यमान की। तो विलयन का द्रव्यमान m = D × v हो जाएगा। तो D की वैल्यू अपने पास है 1.1 और v की वैल्यू आयतन अपने पास है 500। 1.1 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो 550 ग्राम अपने पास विलयन का क्या आ गया, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। विलय की ग्राम में मात्रा अपन ने पहले से निकाल ली कितनी, 11, और विलयन की ग्राम में मात्रा अपन ने कैलकुलेट कर ली 550 ग्राम, और प्रतिशतता निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। इसे डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपने पास द्रव्यमान प्रतिशतता कितने प्रतिशत आ जाएगी, 2%। अब अपन ने भार मात्रक के अंदर पहला पढ़ लिया द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद में अपन ने दूसरा लिखा था मोल भिन्न या मोल अंश। तो सेकंड पॉइंट डालोगे मोल भिन्न या मोल अंश। सेकंड नंबर है अपना मोल भिन्न
या मोल अंश। मोल भिन्न या मोल अंश। देखो मोल भिन्न या मोल अंश अपन किसी विलयन के अवयव के ज्ञात करते हैं तो इसके लिए किस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूं सीधा। मोल भिन्न का फॉर्मूला ये होता है, मोल भिन्न इज इक्वल टू अवयव के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल। तो इसी के आधार पर अपन इसकी परिभाषा बना सकते हैं। क्या परिभाषा बनाएंगे कि किसी विलयन में अवयव का मोल भिन्न या मोल अंश ज्ञात करना है, तो जिस अवयव का अपन को मोल भिन्न या मोल अंश ज्ञात करना है तो उस अवयव के मोल में किससे डिवाइड कर दो, उसको विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल से डिवाइड करने पर अपन को उस अवयव का मोल भिन्न या क्या प्राप्त हो जाएगा, मोल अंश। तो इसी के आधार पर मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूं कि किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल में सभी अवयवों का भाग लगाने पर प्राप्त मान उस अवयव का मोल अंश या मोल भिन्न कहलाता है। किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल में सभी अवयवों के मोलों का भाग लगाने पर प्राप्त मान उस अवयव का मोल अंश या मोल भिन्न कहलाता है। मोल अंश या मोल भिन्न को कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। और इसी के आधार पर अपन ने इसका फॉर्मूला लिख लिया, मोल भिन्न बराबर अवयव के मोल अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयव के मोल। मतलब अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस अवयव के मोल की अपन को गणना करनी है तो उस अवयव के मोल को लिखे जाएगा ऊपर, और विलयन में जितने भी अवयव है उन सभी अवयवों के मोल का उसमें क्या लगा दिया जाए, भाग लगा दिया जाए, तो अपन को उस अवयव का क्या प्राप्त हो जाता है, मोल भिन्न प्राप्त हो जाता है। उतारो मोल भिन्न के अथवा लगा के मैं दूसरी परिभाषा भी इसी प्रकार से लिख सकता हूं। अथवा लगा के दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि विलयन
में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल व विलयन में उपस्थित सभी अवयव के मोलों का अनुपात मोल अंश कहलाता है। मोल अंश कहलाता है। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही। यहाँ अपन ने अनुपात शब्द यूज लिया है और यहाँ अपन ने क्या लगाया है, भाग लगाना। अनुपात का मतलब क्या है, एक ही। तो यहाँ अपन ने लिखा है किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल में सभी अवयव के मोलों का क्या लगा दिया जाए, भाग लगा दिया जाए। तो इससे प्राप्त मान उस अवयव का क्या कहलाता है, मोलंश। या इसी को मैंने इस प्रकार से लिख दिया कि विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोल में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल का जो अनुपात होता है, एक में सभी का भाग लगा दे, मतलब एक ही है, तो उसे भी अपन क्या कहेंगे, मोल अंश से। अब इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, इसी को अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मैंने लिखा माना एक द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कितने पदार्थ हो, दो। तो मैं लिख रहा हूं माना एक द्विअंगी विलयन में दो अवयव, कितने अवयव हो गए, दो अवयव ए व बी है। द्विअंगी विलयन का मतलब जिसमें दो अवयव और दो अवयव करने मान लिए एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी है, तथा इनके मोल क्रमशः, तो मोल को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। तो ए वाले अवयव का मोल हो जाएगा एन ए, व बी वाले अवयव के मोलों की संख्या हो जाएगी क्या, एन बी। मोल क्रमशः एन ए व एन बी है। तो ए अवयव का मोल भिन्न, तो ए अवयव का मोल भिन्न ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो अपने पास फॉर्मूला पता था कि जिस अवयव का मोल भिन्न ज्ञात करना उसे तो रखा जाता है ऊपर, अपॉन में विलयन में जितने भी अवयव है सभी के मोलों की संख्या का क्या दे दिया जाता है, भाग। तो ए अवयव का मोल भिन्न निकाल रहे हो तो ऊपर क्या आ जाएगा कि ए अवयव के मोलों की संख्या, और ए अवयव के मोल क्या है, एन ए, और अपॉन में विलयन में दो अवयव है ए और क्या बी, तो सभी का क्या लगा दे, भाग एन ए प्लस ए क्या, एन बी।
और मोल बिन को किससे रिप्रेजेंट किया था, x से, और a अवयव का मोल बिन निकाल रहे हो इसलिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x से। तो x a बराबर क्या हो गया, Na अपॉन Na प्लस Nb। यहाँ Na से क्या तात्पर्य है, a अवयव का मोल, a अवयव के मोल, और Nb से क्या तात्पर्य है, b अवयव के मोल, b अवयव के मोल। इसी प्रकार से जैसे a अवयव के मोल बिन निकाले वैसे आपको खुद को लिखते हैं, बताओ b अवयव का मोल बिन क्या होगा, b अवयव का मोल बिन स्वयं लिखो, b अवयव का मोल बिन x a के स्थान पर क्या हो जाएगा, xb लिखो, फिर चेक करना, मैं लिखूंगा b अवयव का मोल बिन b अवयव का मोल बिन, तो जिस अवयव का मोल बिन अपन ज्ञात कर रहे हैं उसको कहां रखेंगे, ऊपर, तो Na के स्थान पर क्या कर दूं, Nb, और अपॉन में बिलियन में जितने भी अवयव हैं उन सभी के मोल, तो जितने भी अवयव है, दो अवयव है a और b, तो नीचे क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb। नोट कर लो इसको। ये अपनी सेकंड भार भार मात्रा की इकाई हो गई, मोल बिन या मोल अंश। अब इसी के साथ अपनी भार भार मात्रा की तीसरी इकाई मोललता, तो तीसरी इकाई अपन लिखेंगे मोललता। तीसरी इकाई है अपनी मोललता। देखो मोललता किसे कहते हैं, मोललता में तो अपन ने क्या लिखा था, 1 लीटर मिलियन में, क्योंकि वो आयतन इकाई थी। अब यहाँ 1 लीटर में लिखकर ये भार भार मात्रा की इकाई है, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम मिलियन, या मैं लिख दूं 1000 ग्राम मिलियन। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि 1 किलोग्राम, या मैं लिख दूं 1000 ग्राम। विलियन में 1000 ग्राम, विलियन नहीं आएगा, सॉरी विलायक आएगा। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से, इसे स्मॉल m से, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसी के आधार पर मोललता की परिभाषा सूत्र क्या बन जाएगा, तो मोललता का सूत्र क्या लिख सकता हूं, इसी के आधार पर मोललता इज इक्वल टू
ऊपर क्या आएगा, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और नीचे आएगा, और परिभाषा में तो अपन विलयन लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या है, विलायक, तो यहाँ लिखूंगा विलायक का भार, विलायक का भार, और वो भी किसमें लिख रहे हैं अपन, किलोग्राम। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया किसका, मोल का। और मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या बताया था, तो हम जानते हैं कि विलय के मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा या विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। तो आप मोलों की संख्या के स्थान पर, विलय के मोल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं दूसरा, तो अपन इसका फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं, मोललता इज इक्वल टू, मोलों की संख्या के स्थान पर रख दिया विलय का भार, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। ऊपर मोलों की संख्या के स्थान पर विलय का भार अणुभार लिख दिया, और पहले से नीचे क्या था, विलायक का भार, तो इनको में लिख दिया विलायक का भार, विलायक का भार। और वो किसमें लिख रहे हैं अपन, किलोग्राम। तो अपन इसको मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विलय के भार को बताओ किससे लिखेंगे, Wb से। विलय का अणुभार किसे बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, Mw से। और विलय का है इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं Mwb, पूरा है ये Mw। और विलायक के भार को अपन किससे लिख सकते हैं, Wa से। तो ये अपने पास फॉर्मूला है। यहां Wb इज इक्वल टू विलय का भार Mwb विलय का अणुभार और Wa अपने पास है विलायक का भार। और यहाँ पर ये वैल्यू किसमें दी हुई है, किलोग्राम। और यदि ये किलोग्राम में नहीं हो, किसमें दी हुई हो, ग्राम में, तो अपन ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। एक फॉर्मूला और लिख सकते हो, स्मॉल m इज इक्वल टू Wb अपॉन n Wb Wa। यदि ये किलोग्राम में नहीं होकर किसमें हो, ग्राम में, तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से।
वापिस समझोगे इसे मोललता को। ध्यान रखना, मोललता भार भार मात्रक इकाई है, जबकि मोललता भार आयतन मात्रक इकाई है। तो मोललता के अंदर ऊपर भी भार में आएगा और विलायक भी किसमें आएगा, भार में, इसलिए ये भार भार मात्रक इकाई है। अपन ने फॉर्मूला लिखा था मोललता बराबर विलय का भार अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। विलय के मोलों की जो संख्या अपन ने लिखी थी, तो विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या था, मोलों की संख्या निकालने का, तो मोल के स्थान पर अपन ने लिख दिया विलय का भार अपॉन विलय का अणु भार। अपन ने मोलों की संख्या के स्थान पर ये मान रखा विलय का भार अपॉन विलय का अणु भार, और नीचे से पहले से क्या था, विलायक का भार। तो विलय के भार को या विलय के द्रव मान को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, W से। अणु भार को मॉलिक्यूलर वेट mW से, विलय का है इसलिए V लगा दिया mW, और विलायक के मान को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A से, विलायक का A से, तो WA से, और ये किसमें, किलोग्राम। यदि ये किलोग्राम में नहीं होकर किसमें हो, ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000। जैसे ग्राम में बदलेंगे तो किससे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से। तो ये अपना स्मॉल n मतलब मोललता का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है मोललता का, तो क्वेश्चन लिखोगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। न्यूमेरिकल है अपना, क्वेश्चन है 10% W अपॉन W, 10% W अपॉन W विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। देखो 10% W अपॉन W का मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य है 10% W अपॉन W H2SO4, 10%, क्वेश्चन इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज है, 10% W अपॉन W H2SO4 की H2SO4 विलियन की मोललता ज्ञात की, मोललता ज्ञात की। दस प्रतिशत W अपॉन W H2SO4 से क्या मतलब है कि 100 ग्राम विलियन में कितना परसेंट, 10% अपन को क्या दिया हुआ है, H2SO4। मतलब यदि 100 ग्राम विलियन है तो उसमें 10 ग्राम क्या है, H2SO4। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 10% W अपॉन W H2SO4 से तात्पर्य यह है कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम H2SO4 है। आप मुझे बताओ, कुल विलियन 100 ग्राम था, उसमें से 10 ग्राम H2SO4 है, बाकी शेष कितना ग्राम बच गया, 90 ग्राम। तो यहाँ पर H2SO4 बताओ विलय होगा या विलायक होगा, तो मैंने बताया था जिसकी मात्रा कम होगी वो तो विलय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या हो जाएगा, विलायक। अतः मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, अतः विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की मात्रा या विलय कौन है यहाँ, H2SO4 की मात्रा अपने पास कितनी आ गई, 10 ग्राम। शेष विलयन किससे बनता है, विलय से और विलायक से, तो जिसमें से विलय तो अपन ने लिख लिया, और बाकी जो 90 ग्राम बच गया आपका क्या हो गया, विलायक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, विलायक की
विलायकी ग्राम में मात्रा, और विलायती ग्राम में मात्रा शेष कितनी बच गई? 90 ग्राम। अब अपन मोललता ज्ञात करने का फॉर्मूला जानते हैं। मोललता बराबर क्या होता है? मोललता WB अपॉन N WB इंटू WA, और यदि ग्राम में दी हुई मात्रा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। ये फॉर्मूला निकला था भी अपन ने। WB का मतलब किसका मान है? विलय की मात्रा, तो विलय की मात्रा वाला तो ये तो WB हो गया। और WA का मतलब किसका है? विलायकी ग्राम में मात्रा, तो ये तुम्हारे पास किसका मान हो गया? WA का। WB का मान है, WA का मान है, लेकिन अपने पास किसका मान नहीं है? विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार अपन को ज्ञात करना है। विलय का अणुभार, तो विलय का अणुभार कैसे ज्ञात करोगे? मतलब NWB की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको दिया हुआ है H2SO4, तो H2SO4 में बताएंगे अणुभार निकालने के लिए हाइड्रोजन कितने? 2, और एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, प्लस सल्फर कितना है? 1, और सल्फर का अणुभार कितना होता है? 32, प्लस 4 क्या है अपने पास? ऑक्सीजन, और 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 16। तो टोटल करोगे 16 इंटू 4 64, 64 और 32 कितने हो गए अपने पास? 64 और 32 हो गए 96 और 2 98 अणुभार आ जाएगा। अपने पास H2SO4 का अणुभार कितना आ गया? H2SO4 का या विलय का अणुभार कितना आ गया? 90। अब अपने पास सारी वैल्यू आ गई, तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? मोललता। तो मोललता बराबर WB की वैल्यू कितनी रख देंगे? 10। MWB मतलब विलय का अणुभार कितना आ गया? 90 है। WA का मतलब विलायकी ग्राम में मात्रा कितनी आ गई? 90, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। इसको सोल्व करने पर अपनी क्या आ जाएगी? मोललता। वापस समझो इसको एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ था 10% W/W H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब 10% H2SO4 का मतलब है कि जितना भी विलयन था उसमें 10% आपके पास क्या है? H2SO4। मान लिया अपन को दिया हुआ है 10% W/W H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात करो। मतलब कि जितना ग्राम विलयन है उसमें से 10% H2SO4 है। तो अपन मान लेते हैं कि 100 ग्राम विलयन है, तो 100 ग्राम विलयन में 10% निकालेंगे तो H2SO4 की मात्रा कितनी आ जाएगी? 10 ग्राम। अर्थात अपने पास H2SO4 विलय का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, तो विलय की मात्रा मतलब विलय की मात्रा को किससे लिखते हैं? WB से, या मैं लिख दूं H2SO4 की मात्रा कितनी आ गई? 10 ग्राम। टोटल विलयन में से विलय 10 ग्राम है, तो बताओ विलायक कितना रह जाएगा? तो अपन टोटल 100 में से विलय की 10% मात्रा हटा दी, तो शेष कितना बच गया? 90। तो अपने पास ये विलायकी ग्राम में मात्रा आ गई, और विलायकी ग्राम में मात्रा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? WA से। तो WA की वैल्यू कितनी आ गई? 90 ग्राम। और अपन को फॉर्मूले में एक वैल्यू और चाहिए, MWB मतलब विलय का अणुभार। और विलय कौन है? H2SO4। तो H2SO4 का अणुभार कैसे निकालेंगे? कि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। एक सल्फर का अणुभार होता है 32, और 4 ऑक्सीजन है तो 4, और एक ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, तो 4 का हो जाएगा 64। तीनों को जोड़ा तो अणुभार कितना आ गया? H2SO4 का 90। फॉर्मूले में मान रखा WB का मान अपने पास 10 था, N2 में 1000 कर दिया। MWB का मान अपने निकाल लिया 98, और WA विलायकी ग्राम में मात्रा आ गई 90 ग्राम। इसको सोल्व कर लो, जो आएगी अपने पास H2SO4 विलयन की क्या आ जाएगी? मोललता। इसको सोल्व करने पर आएगा
अब इसके बाद अपनी लास्ट भार भार मात्रक इकाई बची है ppm, पार्ट्स पर मिलीमीटर। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे फोर्थ नंबर ppm पार्ट्स पर मिलीमीटर। देखो मिलियन का मतलब होता है 10⁶, 10 की घात 6। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 की घात 6। 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या ppm कहलाती। तो ppm इज इक्वल टू लिख सकते हैं विलय के भार भाग, विलय का भार भाग अपॉन विलियन का कुल भार भाग, और इंटू 10⁶। और एक चीज और नोट करेंगे इसके अंदर कि ppm को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ppm को द्रव्यमान कॉमा आयतन प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यह अपनी दूसरी सांद्रता इकाई होगी भार मात्रक सांद्रता। इसके बाद अपनी तीसरी सांद्रता इकाई आयतन मात्रक इकाई के बारे में चर्चा कल करेंगे।